गरीब माँ का फौजी बेटा। रामगढ़ के एक छोटे से गांव में एक सुरेश नाम का लड़का अपनी गरीब माँ सुमित्रा के साथ रहता था। एक दुर्घटना के दौरान सुमित्रा के पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद सुमित्रा बहुत अकेली पड़ गई थी और उसने अपने बेटे सुरेश को अपनी की हुई मेहनत से पढ़ाया लिखाया था और वो उसे अपने पति के जैसा एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। सुमित्रा का पति फौजी था और देश की रक्षा करते हुए उसने अपना बलिदान दे दिया था, जिसके बाद सुमित्रा अपने बेटे राजेश को भी एक फौजी बनाना चाहती थी। एक दिन सुमित्रा सुरेश से कहती है, बेटा, आज मेरा सपना पूरा हो गया। लेकिन बेटा, मेरा इस दुनिया में तेरे अलावा ना और कोई नहीं है। तेरे पिताजी के बाद मैंने बहुत ही मुश्किलों का सामना करके तुझे पढ़ाया लिखाया और अब तू एक फौजी बन गया है। अगर तू भी मुझे छोड़कर गया तो मेरा क्या होगा? माँ, आप चिंता मत करो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप मेरा इंतजार करना, मैं जंग लड़के वापस जरूर आऊंगा और फिर आप पूरे गांव वालों को बताना कि आपका बेटा कितनी बड़ी जंग जीत कर आया है। ये कहकर सुरेश बॉर्डर के लिए निकल जाता है। उसको गए हुए कुछ दिन हो जाते हैं और एक दिन सुमित्रा जब घर में होती है, बहुत भूख लग रही है, एक काम करती हूँ, कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ। सुमित्रा रसोई में जाती है और अपने लिए कुछ बनाने का सोचती है, लेकिन जब वो रसोई में अनाज का डिब्बा खोलती है तो उसमें एक भी दाना नहीं होता। ऐसे ही घर में सभी बर्तन खाली पड़े होते हैं। अरे ये क्या, घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं है। अब मैं क्या खाऊंगी? ऊपर से मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। लगता है आज पूरा दिन भूखे प्यासे निकालना होगा। उस दिन सुमित्रा पूरे दिन भूखी प्यासी रहती है और रात को भी 1 गिलास पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन सुबह किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? कहीं मेरा लल्ला बॉर्डर से वापस तो नहीं आ गया? सुमित्रा बहुत खुश हो जाती है और दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद उसे दरवाजे पर एक कुरियर वाला दिखाई देता है। इलो बहन जी, तुहार बेटे सुरेश ने तुहार खातिर एक खत भेजा है, इलो आराम से पढ़ो। सुमित्रा कुरियर वाले से लिफाफा ले लेती है और घर में जाकर उसे खोलकर पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, माँ, मैं बॉर्डर पर हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। ये कुछ पैसे हैं मेरी पहली सैलरी के। आपको पैसों की जरूरत होगी, इसलिए मैंने आपको भेज दिए हैं। अपना ख्याल रखना माँ, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। चिट्ठी पढ़ते ही सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत खुश होती है। उस दिन वो पूरे गांव वालों को अपने बेटे की चिट्ठी पढ़ाती है और एक औरत से कहती है, देखना, मेरा बेटा एक दिन देश का नाम ऊंचा करेगा और बहुत जल्दी वापस भी आएगा। सुमित्रा की ये खुशियां ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी और कुछ समय तक राजेश सुमित्रा को चिट्ठी और पैसे भेजता रहता था। लेकिन कुछ ही समय बाद ना तो कोई पैसे आए और ना ही चिट्ठी आई। ऊपर से सरकार ने लॉकडाउन भी लगा दिया, जिसके बाद सुमित्रा के घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। वो बहुत परेशान हो गई थी और हमेशा अपने बेटे के वापस आने का ही इंतजार करती रहती थी। एक दिन वो राजेश की फोटो देखकर कहती है, बेटा, अब तो तुमने बहुत ज्यादा समय लगा दिया। अब अपनी बूढ़ी माँ को और कितना तड़पाओगे? वापस लौट आओ सुरेश, वापस लौट आओ, नहीं तो तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारा इंतजार करते करते ही मर जाएंगी। तभी सुमित्रा को एक कॉल आता है। जैसे ही सुमित्रा फोन उठाकर हेलो बोलती है, फोन पर एक सीनियर डिपार्टमेंट से फौजी अमित कहता है, मैं आर्मी से सीनियर डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। क्या आप सुरेश की माँ बात कर रही हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं सुरेश की माँ बोल रही हूँ। क्या मेरा बेटा वापस आ रहा है? कितने दिन हो गए, उसने तो मुझसे बात नहीं की। एक बार तो मेरी बात करा दो मेरे बेटे से। ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन सुरेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। चीनी लोगों ने अचानक से हम पर हमला कर दिया था, जिस दौरान सुरेश ने जमकर उनका मुकाबला किया और जंग के दौरान उसको गोली लग गई और वो शहीद हो गया। 2 दिन बाद हम लोग सुरेश को लेकर इंडिया आएंगे।
अमित ये सब कह ही रहा होता है, इतने में सुमित्रा अपने बेटे की यह खबर सुनते ही बेहोश हो जाती है और तभी वहां गांव की एक औरत आती है और उसे उठाती है। सुमित्रा, उठ सुमित्रा, क्या हुआ? तुम बेहोश कैसे हो गई? वो मुंह पर पानी की कुछ बूंदें डालती हैं, जिसके बाद सुमित्रा को होश आता है और वो रोने लगती है। हाय, मेरा तो नसीब ही खराब है। मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे ही जिंदगी बिताऊंगी? 2 दिन बाद कुछ फौजी रमेश की डेड बॉडी को सुमित्रा के पास लेकर आते हैं, जिसके बाद सुमित्रा गांव के कुछ लोगों के पास जाकर मदद मांगती है। कैलाश भाई साहब, दरवाजा खोलो। देखो, मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया है। उसके शरीर को कंधा लगा दो। अरे पागल है क्या? जानती नहीं है कि दुनिया में कितना वायरस हो रहा है? ऐसे में क्या मैं तेरे बेटे को कंधा लगाकर खुद की जान खतरे में डाल दूं? अरे जा जा, किसी और को ढूंढ। ये कहकर वो सुमित्रा के मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर देता है। ऐसे ही धीरे धीरे सुमित्रा सबके दरवाजों पर जाकर अपने बेटे के शरीर को कंधा देने के लिए विनती करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और गांव के सभी लोग उसके लिए अपना दरवाजा बंद कर देते हैं। कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मैंने अपना पेट काट काट के अपने बेटे को फौजी बनाया। उसने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं है। एक देशभक्त को ये लोग कंधा तक नहीं दे सकते। ये सब देख सीनियर फौजी अमित सुमित्रा के पास आता है और कहता है, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। अगर आपने एक बेटा खोया है तो बदले में आपको भगवान ने 4 बेटे दिए हैं। राजेश के शरीर को हम कंधा देंगे। ये कहकर चारों फौजी राजेश को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। वहीं सुमित्रा भी अपने कंधे पर एक मटकी लिए और हाथ में एक तिरंगा झंडा लिए चलने लगती है। ये सब गांव के लोग देख रहे होते हैं, जिन्हें देखकर सुमित्रा उनसे कहती है, अरे तुम लोगों को तो कहीं डूब के मर जाना चाहिए, जो लोग तुम्हारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर दूसरे देशों से लड़ाई कर रहे हैं। अगर तुम्हें उन लोगों के लिए ही हमदर्दी नहीं है तो तुम इस आजादी के लायक ही नहीं हो। ये कहने के बाद वो अपने बेटे राजेश की अर्थी को अग्नि देती है, जिसके बाद वो उस तिरंगे झंडे को उसकी अर्थी के पास लगा देती है और झंडा लहराने लगता है। बेटा, आज मुझे तुझ पर बहुत फख्र है। जिस देश के लिए तूने अपनी जान कुर्बान कर दी, उस देश के लोगों ने आज तुझे कंधा तक नहीं दिया, लेकिन तूने अपना फर्ज पूरा किया। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है बेटा। भगवान करे तेरी आत्मा को शांति मिले।